और यह टाइम बिल्कुल फिक्स है, आपको पता है रोजाना 4 बजे का हमारा टाइम है जिसमें हम सीटेट एसएसटी को लेकर के पढ़ते हैं। और आप सभी यहाँ पे लगातार तरीके से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है क्या, फिर हम सब लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर देखा जाए तो यह जो चैनल है जिस पर आप लगातार तरीके से पढ़ रहे हैं वो चैनल है आपका भैया, जिस पे आप ये पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। ठीक है, इसमें क्या है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, और प्लेलिस्ट में आप जहां नीचे आप आएंगे तो सीटेट दिसंबर 2023 के लिए कंप्लीट यहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको और जो है सारी की सारी क्लासेस और जो है शो होंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे हिमांशु सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, संस्कृत की क्लास चल रही है संजय सर की, सीटेट एसएसटी को लेकर के मेरी क्लास रोजाना चलती है 4 बजे, पेपर 1 ईवीएस को लेकर के क्लास चलती है, एनवायरनमेंट की क्लास चलती है लोकेश सर, बहुत ही शानदार, और सीडीपी को लेकर के यहाँ पर मोनिका मैम आपके लिए पढ़ा रही हैं सुबह 10 बजे। तो मेजरली जो सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस आपकी यहाँ पर चल रही हैं, संस्कृत है, मैथ्स है, पेपर 2 में एसएसटी है, पेपर 1 में एनवायरनमेंट है, सीडीपी है, बाकी सभी की सभी क्लासेस आपकी यहाँ पे चल रही हैं। तो आप इन क्लासेस को रोजाना देखें और हमारे साथ में बने रहें। मेरी क्लास जो है रोजाना 4 बजे होती है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस क्लास को, और इसमें हम जो है एसएसटी को डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे, फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कक्षा 6 की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। किसको डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी। और उस कक्षा 6 की एनसीईआरटी में हमने कई चैप्टर यहाँ पर कर लिए हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल 5 चैप्टर हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, और वे 5 चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल ये नई वाली एनसीईआरटी में है। इधर जो 6 चैप्टर लिखे हुए हैं, ये 6 चैप्टर पुरानी नई एनसीईआरटी में जो कोविड के बाद की एनसीईआरटी है। यह जो 8 चैप्टर है ये कोविड से पहले की एनसीईआरटी है। अब आप अंतर खुद से ही देख पा रहे हो कि कोविड के बाद की जो नई एनसीईआरटी है उसमें केवल 6 चैप्टर दे रखे हैं, यानी 2 ये चैप्टर, एक तो कौन सा चैप्टर, एक तो 6वां ये चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, और एक 8वां चैप्टर हमारे भारत देश की जलवायु, वनस्पति, वन्य प्राणी, इनको हटा दिया गया है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके ये बता दो कि मैं आपको यह वाला चैप्टर जो पुरानी एनसीईआरटी में था, हटा दिया गया है नई एनसीईआरटी से, इसको पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं। अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए यस कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है तो इसके लिए नो कमेंट कर दीजिए कि नहीं अनुपम सर इसको मत पढ़ाइए। एसएसटी बाय अनुपम सर, थैंक यू वेरी मच, सभी का स्वागत है। अगले संडे को सालू सारस्वत जी कक्षा 6 की एनसीईआरटी का संपूर्ण रिवीजन एक क्लास में कराऊंगा, वो आपके लिए एक मैराथन होगी। ओल्ड एनसीईआरटी सर, ओके। गीता शर्मा जी, यस सर, ओल्ड एनसीईआरटी, यस सर, ठीक है, पढ़ाओ सर, यस सर, बहुत बढ़िया। चलो, मतलब ये मैं चेक कर रहा था कि आप में से कोई एक आध ना करता ना, फिर भाई साहब मैं उसको बढ़िया बढ़िया बातें बताता है, मतलब ये सही है, आप सब लोग एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, वेरी गुड। तो भाई स्टार्ट करेंगे 6वां चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6, कक्षा 6 की एनसीईआरटी, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। और पृथ्वी के तो बहुत सारे स्थल रूप हैं, तो इसलिए सबसे पहले शुरुआती करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तब तो नो सर, अच्छा सर टेलीग्राम पर पीडीएफ सेंड कर दियो प्लीज। जी कर देंगे रंजीत सिंह जी, आप सभी मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम है, आप वहां पर हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, सभी लोग कमेंट करके जरा बताएंगे, कह रहा है पहला क्वेश्चन आपके सामने भैया, बता जवाब देंगे फटाफट से बताएंगे। कह रहा है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। द वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, माउंटेन्स, वैली, प्लेट्यू, प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस। किसके द्वारा, आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा, इंटरनल प्रोसेस, बाह्य प्रक्रिया के द्वारा, ड्यू टू एक्सटर्नल प्रोसेस, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा, इंटरनल एज वेल एज ड्यू टू बोथ प्रोसेस। इनमें से किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नहीं, इनमें से किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नहीं। बताओ भैया, सभी लोग इसका जवाब देंगे, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा।
बोलो, कमेंट करो। सी जवाब आ रहा है सभी लोगों का, पलामू टाइगर झारखंड, सी बेटा ओके। मनीष कुमार, मानसी पारासर, चंदा कुमारी, सालू सारस्वत ओके, नीतू सेन ओके, मनीष कुमार ठीक है, गीता शर्मा जी, किरण कुमारी गुड इवनिंग जी, पितांजलि जी, मानसी पारासर ठीक है। सी जवाब है, तो देख लेते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण ये बनते हैं। क्या हो जाएगा भैया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण ये होते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो पृथ्वी पर जितने भी और हमारे लैंड फॉर्म्स हैं, पृथ्वी पर जितनी भी स्थलाकृतियां हमारे या स्थल रूप हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, पर्वत, पठार, घाटी, मैदान, इनका निर्माण दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। अब आप कहेंगे सर दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा कैसे होता है, इसको थोड़ा समझाइए। भाई पृथ्वी पर कई प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो पृथ्वी पर मान लेते हैं कि बाहर की प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है कि अपर्दन जैसी प्रक्रिया हो जाए या डिपोजिशन हो जाए, है ना, निक्षेपण जिसको हम कह रहे हैं, अपर्दन हो जाए या निक्षेपण की प्रक्रिया हो जाए या कोई और प्रक्रिया हो जाए, उसके द्वारा बनाया जा सकता है ना, उसके द्वारा कोई आकृति बन सकती है। या फिर ऐसा भी तो होता है कि पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा धरती भूमि अपलिफ्ट कर जाए, ऊपर की तरफ बढ़ जाए, उससे पठार का निर्माण कभी कभी हो जाता है। तो इस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा और धरती के ऊपर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, इनका निर्माण हुआ है। तो द राइट ऑप्शन विल बी सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, जितने भी नए नए दोस्त जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग सेशन को क्या करेंगे भैया, लाइक करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे। लिख करके दे रहा हूं, एक भी सवाल सीटेट में बाहर से नहीं आएगा, सिंगल क्वेश्चन सीटेट में बाहर से नहीं आएगा। पूरी क्लास कर लो, दिसंबर में और सीटेट में एकदम तगड़े तरीके से काम होगा। एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बस लगातार पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो। सीटेट एसएसटी में टारगेट है 50+ नंबर का और वो आपका पूरा होकर के रहेगा। तो बस आप हमेशा से जुड़ो एकदम से। बात क्लियर है, चलिए फटाफट से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। द वियर एंड टियर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। दूसरा कह रहा है, पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड निक्षेपण, डिपोजिशन कहते हैं। तो कह रहा है पहला और दूसरा दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, जवाब दीजिए। बोथ राइट करें पंकज यादव, ए जवाब दे रही है कोकिला वर्मा जी, ए जवाब दे रही है। बाकी सभी दोस्तों का सी जवाब मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी सभी लोगों का मुझे सी जवाब दे रहा है। चलिए, तो फिर इसका बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के मतलब पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। घर में आपने देखा होगा, दीवार में इधर ये एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, घर में डिस्टेंबर पुट्टी हो रखी होती है, वो घिस जाती है सीलन आने की वजह से, तो वो भी क्या एक प्रकार की प्रक्रिया है, तो अपर्दन का है ना। और आपने देखा होगा कि जब गांव में बारिश होती है, तेज बारिश होगी, तो अंदर तरीके से बारिश में से जब बारिश का पानी बह करके आता है बाहर की तरफ, गांव के बाहर की तरफ जो बाहर की सड़क होगी, जो किसी बड़े नाले से जुड़ी होगी, तो आप देखते होंगे वहां पे मिट्टी की मोटी लेयर जम जाती है। वो कैसे जम गई, पूरे गांव की मिट्टी अंदर के बह करके वहां जमा हो गई। बात क्लियर। तो वो प्रक्रिया का एक छोटा सा एग्जांपल जो आपके गांव देहात से आपको कनेक्ट करेगा, वो निक्षेपण ही तो है, दैट इज आल्सो नोन एज डिपोजिशन। उसको हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन। तो दोनों ही कंडीशन में सही है, ए और मतलब 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा भैया, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करें, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विच इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अरावली पर्वत है, यूराल पर्वत है, रॉकी पर्वत है या अपलेशियन पर्वत है। विच इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, है ना। विश्व में सबसे पुरानी और जो भैया वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अरावली है, यूराल है, रॉकी पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है, बताओ। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बताओ भैया इसका जवाब। कुछ लोग ए जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग ए जवाब दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया।
पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वलित पर्वत का मतलब होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोल्डेड माउंटेन। इसी को हम क्या बोल देते हैं? मोड़दार पर्वत। इसी को क्या बोल देते हैं? मोड़दार पर्वत बोल देते हैं। तो मोड़दार पर्वत भी, मोड़दार पर्वत और वलित पर्वत दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, याद रख लीजिएगा। बात क्लियर है? चलिए, श्रुति जैन करिए, गुड इवनिंग सर, थैंक यू। आपकी हेल्प से इस बार मैंने सीटेट क्लियर कर लिया है। मेरे एसएसटी में 34 मार्क्स आए हैं। ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम है श्रुति जी, थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद। और बाकी के आप सभी बच्चे जो लाइव देख रहे हो, देख लो, श्रुति जैन जी और अपना बढ़िया फीडबैक दे रही हैं। और आप सभी भी मतलब ऐसा ही फीडबैक दोगे मेरे सामने, जब आप एक बार कंप्लीट पढ़ लोगे तो फिर भी श्रुति जी ठीक है 34 मार्क्स आए, लेकिन इनको और बढ़ाया जा सकता था। तो श्रुति अब आप रोजाना 4 बजे हमारी क्लास को रेगुलर ज्वाइन करिए दिसंबर तक। इस बार पेपर पास हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और खुशी आपको और हमें दोनों को होगी जब हम इस स्कोर को 45-50 प्लस ले जाएंगे। और ये 45-50 प्लस हो जाएगा यदि आप दिसंबर तक रेगुलर हमसे पढ़ सकते हो। तो ठीक है भैया, चलिए। हाँ हनी दहिया जी, वो भी 10 बजे वाली क्लास भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। वो थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था आजकल, कल से वो ट्यूसडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो सभी लोग मतलब विश्वास के साथ में इस क्लास में यहाँ पे जुड़ेंगे। तो दुनिया का सबसे प्राचीन जो वलित पर्वत है उसका नाम हो जाएगा अरावली पर्वत। क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीन और वलित पर्वत है। आपसे पूछा जाए, फिर अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है, सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है, तो सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू फोल्डेड माउंटेन कौन सा है, तो आप कमेंट करके जरा बताइए। न्यू फोल्डेड माउंटेन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या इसका जवाब होगा, बताओ। ठीक है भैया। और आप में से जिनका भी सीटेट का पेपर क्लियर हो गया, टेलीग्राम पर मुझे SST बाय अनुपम सर पर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां मैसेज करिएगा। मैं आप सभी के इंटरव्यू का प्लान करवाऊंगा बहुत जल्दी। आप में से जिसके भी सीटेट में, आप में से जिसके भी सीटेट का पेपर पास हो गया है, मतलब जिनके भी ठीक ठाक नंबर हैं, वो टेलीग्राम पर हमको मैसेज करिएगा। क्या करिएगा? वो टेलीग्राम पर हमको मैसेज करिएगा। और जब आप टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे तो मैं आपका यहाँ पे इंटरव्यू का प्लान करूंगा। इंटरव्यू का प्लान का मतलब कि भाई आप लोगों ने मेहनत की है, चाहे आपके 100 नंबर है, चाहे आपके 110 नंबर है, चाहे आपके इतने नंबर है, मतलब एटलीस्ट आपसे आपने मेहनत की है और आपने पास कर लिया। मायना ये नहीं रखना कि आपके 100 नंबर आए, आपके 120 नंबर आए। मायने रखना है कि भैया आपका पेपर पास हो गया, तो हम आपकी यहाँ पे स्ट्रेटेजी जी जो आपकी पढ़ाई हुई है, प्लस आपके कुछ नंबर कम रह गए, मतलब जैसे आपके 100 नंबर हैं, क्यों आपके 120 नंबर नहीं आए, कौन कौन सी चीजें आपकी छूट गई, ये सारी चीजें एक बढ़िया सा डिस्कशन हम लोग करेंगे, बढ़िया सी बातचीत करेंगे। तो आप जो भैया और मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, हम लोग आपके एक इंटरव्यू प्लान करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए सर SST पेडागोजी कब से करवाएंगे? प्रोबेबली मतलब 8-10 दिन के बाद स्टार्ट, मतलब इसी सप्ताह में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा, बताओ? हिमालय, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर कहाँ गया? अरे कहाँ गया भैया? तो जो हमने पूछा था कि सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमालय जो है सबसे नवीन वलित पर्वत है। इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह सुषमा यादव जी, सुबह 10 बजे होगी, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है बढ़िया तरीके से। चौथे सवाल का जवाब दो। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, चौथा आपके लिए सवाल है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। द माउंटेन ऑन विच देयर आर रिवर्स ऑफ आइस विच आर ऑलवेज फ्रोजन आर कॉल्ड ग्लेशियर। पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने की को श्रृंखला कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ? उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या हो जाएगा भैया? सत्य हो जाएगा। इसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में आपको बताना है, बताओ भैया। सी जवाब दे रहे हैं अधिकांश लोग यहाँ पे। सर DSSC के फॉर्म अब कब निकलेंगे? श्रुति जैन जी, आप मान के चलिए इस सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में DSSB में बची हुई वैकेंसी भी निकल आएंगी। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं कोकिला वर्मा जी, फिर भी ठीक है। 40 नंबर आपके SST में, बहुत अच्छे नंबर है। कोकिला वर्मा जी के SST में 40 नंबर है, बहुत बढ़िया है। एक आध सब्जेक्ट में रह गया तो कोई बात नहीं। क्वालिफाई तो हुआ या नहीं, मतलब कैटेगरी के
हिसाब से रिजर्वेशन लगने के बाद क्वालिफाई है या नहीं हो पाया? कोई नहीं हो पाया तो कोई नहीं, दिसंबर में क्वालिफाई होगा। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों इसका कथन सही हो जाएगा। पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली जो बर्फ की नदियां उनको हम हिमानी कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं, है ना, हिमनद भी कहते हैं। और पर्वतों की एक रेखा क्रम में अव्यवस्थित होने की श्रृंखला को पर्वत श्रृंखला, ऐसे करके जो पर्वत एक श्रेणी में, उसको हम क्या कहेंगे भैया? पर्वत श्रृंखला करेंगे। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। ठीक है सर, मेरे को DSSB का पेपर देना है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, 5वां सवाल, उसको लेकर के अब सेशन स्टार्ट करेंगे जल्दी से। ठीक है, 5वें सवाल का जवाब दीजिए। जिन पर्वतों की सतह, पहले आप खुद से पढ़िए सवाल को, पहले खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। भाई एक बार सेशन को लाइक तो कर दो, जो लोग नए हैं वो एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दो यार। एक बार दोस्तों, एक बार सेशन को क्या करना है? एक बार सेशन को शेयर करके आ जाओ। 30 सेकंड का समय लगेगा। अपने जो दोस्त आपके जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, उन सबको एक बार शेयर करके आ जाओ और एक बार सेशन को लाइक भी कर दो। ठीक है ना, तो मजा आना चाहिए। ठीक है, चलो जब तक मैं भी एक बार सेशन को शेयर वेयर कर दे रहा हूं, आप सभी भी शेयर वेयर करके आ जाओ तो आनंद आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया। हाँ श्योर श्रुति जयंती, थैंक यू। तो जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? द माउंटेन whose surface is bumpy and the summit is conical, such mountain are called। ऐसे पर्वतों को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? बलित पर्वत कहते हैं, भ्रंशोत पर्वत कहते हैं ऐसे पर्वतों को, और ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसे पर्वतों को हम लोग बलित पर्वत कहते हैं, या ऐसे ही पर्वतों को हम लोग कहेंगे भैया मोड़दार पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? मोड़दार पर्वत कहेंगे। अंग्रेजी में इसका हम कहते हैं भैया फोल्डेड माउंटेन। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? तो इंग्लिश में हम इसको कहेंगे फोल्डेड माउंटेन। क्लियर है? बताओ क्लियर है? तो जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ होती है, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार होता है, ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं भैया? तो ऐसे पर्वतों को हम लोग बलित पर्वत कहते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, बताओ क्लियर है यहां तक? ठीक है भैया, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, रितिका पटेल के लिए रेंज का एक्सप्लेन करिए सर जी। रेंज का मतलब है भैया कि जो पर्वतों की एक श्रृंखला, ऐसे मानते हैं कोई एक सिंगल पर्वत है ऐसे, अब इसी के पैरेलल ऐसे भी पर्वत है कि ये श्रृंखला होगी, इसी के पैरेलल में अब ऐसे करके यहाँ पे ऐसे एक और पर्वत श्रृंखला, तो ये क्या है? यही तो है पर्वतों की श्रृंखला, इस तरीके से। ठीक है, चलिए जास्मिन कह रही है सर इसकी थ्योरी हो गई क्या? थ्योरी के लिए देखो मैं क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन दोनों आपको साथ के साथ करा के चल रहा हूं, दोनों आपको साथ के साथ करा के चल रहा हूं, तो आप इसी सफिशिएंट है। इसके अलावा भी थोड़ी बहुत थ्योरी अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है तो आप खुद से अपनी एनसीईआरटी को उठा लीजिए और पढ़ डाले एकदम से। ठीक है, खुद से एनसीईआरटी को उठा लेंगे, पढ़ डालेंगे, काम हो जाएगा एकदम से। ठीक है, चलिए तो जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार होता है उनको वलित पर्वत या उनको मोड़दार पर्वत या उनको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ये जिस चैनल पे आप मेरी क्लासेस देख रहे हो ये कंप्लीट चैनल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का चैनल है, जिस पर आप देख रहे हो मेरी रोजाना क्लास पैरेलल ये मेरी क्लास होती है। क्लास की टाइमिंग नोट कर लो, 4 बजे मेरी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे हुई थी इस बार, लेकिन इस बार मैं इसको मंडे टू सैटरडे कर दूंगा ना। अब सैटरडे को भी आपकी क्लास होगी, ठीक है, अब सैटरडे को भी आपकी क्लास होगी। आप मेरी क्लासेस को YouTube पे जरूर सर्च किया करें SST by अनुपम सर के नाम से। किस नाम से सर्च करेंगे? SST by अनुपम सर के नाम से। सभी लोग एक बार कमेंट में भी लिख दें SST by अनुपम सर, तो एकदम से ऊर्जा आ जाएगी, एकदम से, एकदम तगड़े तरीके से। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बात करेंगे, चलिए 6वें सवाल का जवाब दीजिए। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड विद? नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म जो है क्या भैया सुमेलित है? आपको जवाब देना है। यूराल पर्वत, वॉस्जेस पर्वत, माउंट किलिमंजारो या फ्यूजियामा पर्वत, या फ्यूजियामा पर्वत। बताइए भैया कौन सा इनमें से क्या भैया सुमेलित है? आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताओ। SST by अनुपम सर, अनुपम सर जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच रितिका, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, थैंक यू थैंक यू। इतना बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं आप सभी लोग, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है भैया, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या जवाब दे रहे हैं? डी जवाब दे रहे हैं। सर मंडे टू संडे लगा दो, आपकी क्लास के बिना शाम की चाय हजम नहीं होती। क्या बात है, सोनू सुल्तानिया जी का ये कमेंट है।
आपकी कमेंट बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है और इस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर देखेंगे, देखो यूराल पर्वत, ज्वालामुखी वोजेस पर्वत, ब्रंसोस पर्वत, माउंट किलिमंजारो, ज्वालामुखी पर्वत, फ्यूजियम। देखो मिलान का खेल है, इसमें 2 और 3 सही है। क्या है इसमें? 2 और 3 ये सही है, बाकी में उल्टा मिलान दे रखा है। मैं इसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा दूंगा, मैं इसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से अलग से थ्योरी में पढ़ा दूंगा। फिलहाल आप इसका उत्तर याद रखिएगा कि 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 7वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। मोना किया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? इन विच ओशियन इन द मोना किया माउंटेन लोकेटेड? मोना किया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या दक्षिणी महासागर में? दक्षिण महासागर में। मोना किया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? सर आप सभी चैप्टर का मैराथन कर देना ताकि रिवीजन हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं एक काम करता हूं, इस सैटरडे को मैं काम कर लेता हूं, शाम को 4 बजे से। क्या? शाम 4 बजे से मैं क्या कर लूंगा? एक मैराथन क्लास करा दूंगा आपके लिए, जिसमें कक्षा 6 जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसकी संपूर्ण थ्योरी खत्म कर दूंगा। क्या कर दूंगा भैया? उसकी कंप्लीट थ्योरी आपको करा दूंगा। क्या कहते हो? कंप्लीट थ्योरी में आपको करवा दूंगा। जितनी भी थ्योरी आपकी है उसको इस सैटरडे शाम को 4 बजे में आपकी पूरी थ्योरी फिनिश करा दूंगा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो टेंशन मत लो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। कह रहा है भैया मोना किया पर्वत कहां पर स्थित है? तो मोना किया पर्वत कहां पर हो जाएगा भैया? प्रशांत महासागर में मौजूद है। याद रख लीजिएगा, मोना किया पर्वत कहां पर है भैया? प्रशांत महासागर में मौजूद है। मोना किया पर्वत कहां पर है भैया? तो मोना किया पर्वत जो है मेरे प्यारे साथियों कहां हो जाएगा भैया? प्रशांत महासागर में हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, कहां पर हो जाएगा भैया? प्रशांत महासागर में हो जाएगा मोना किया पर्वत। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? बताओ, यहां पर कोई समस्या तो नहीं है? पीडीएफ सर प्लीज। जी हाँ शिवानी का सब्जी, इसकी पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? ठीक है, यहां पर आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। सर आप सुबह 10 बजे वाली क्लास क्यों नहीं लेते हैं आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की? हाँ उसको भी स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा समय का अभाव रह रहा है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से स्टार्ट कर लिए ना, तो उनकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, स्टार्ट कर लिया जाएगा बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है? क्योंकि क्या है, कुछ कुछ चीजें जैसे मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोक के बता दूं, कुछ कुछ चीजें क्या है, हमने बड़ी नई नई चीजें स्टार्ट की हैं अपने इस चैनल पे। जैसे आप हमारे इस चैनल को अगर देखेंगे, सुपर कोचिंग टेट एंड पीआरटी टेक्स्ट बुक को, इसमें जो हमारा वीडियो वाला सेगमेंट है, एक बार मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूं, और रिफ्रेश करके जब आप हमारे इस चैनल पर जुड़ेंगे, आपको हमारे इस चैनल पे क्या है कि कुछ कुछ चीजें हमने बहुत नई नई कर दी हैं, कि जो स्टूडेंट परेशान रहते थे अब उनके लिए हमने क्या किया, सारी चीजें शुरू कर दी। जैसे अभी क्या हुई है, आप में से जो बिहार वाले बच्चे हैं वो इस सेशन को देख लीजिएगा, बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 ऑफिशियल आंसर की। मतलब पहले क्या थी, पहले आंसर की जारी की थी बिहार आयोग ने, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों को लेकर आपत्ति दर्ज कर दी गई थी, और जब आपत्ति दर्ज कर दी गई थी तो यह जो है नई अपडेट आंसर है। ये क्या भैया? नई अपडेटेड आंसर की है। तो इस नई अपडेटेड आंसर की को चेक कर लीजिएगा। बीएड वालों के सामने आई अब एक नई समस्या, तो बीएड को लेकर के अगर कोई चीजें, तो अजय खरब सर ने यहां पे देखिए कोर्ट एनसीटी को लेकर के वीडियो बनाई है। मतलब हम क्या कर रहे हैं अपने चैनल पे, बहुत शानदार शानदार चीजों को कर रहे हैं, तो आधे से ज्यादा टाइम इन्हीं में चला जाता है। जैसे रिजल्ट अपडेट हुआ, मैं आपके लिए तुरंत रिजल्ट लेकर के आया। बाकी और आप चीजों कर लेंगे, 1 से 5 तक के लिए कोई महत्वपूर्ण सवाल, सीटेट के लिए जो आंसर की आई थी मैंने तुरंत सेशन उसका किया, है ना। आप यहां पे देख रहे हैं बिहार शिक्षा भर्ती में 1 से 5 तक कोई पद नहीं है, क्यों नहीं है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी। सीटेट दिसंबर में एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसको लेकर के सेशन। बिहार शिक्षक भर्ती में 1 लाख भर्ती। कहने का मतलब क्या है कि अब इस चैनल को हमने बिल्कुल प्रमाणिक चैनल बना दिया है, सारी जानकारी आपको कंप्लीट इस चैनल पर मिलती है ना, तो ये इसीलिए किया गया। ठीक है भैया, अब मतलब आप ये चैनल ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब आप इस चैनल पे ऐसे जुड़ गए, आपको लग रहा है कि यार चलो नहीं एक आध क्लास मिल रही है, नहीं, आपको इस पर जितनी भी क्लास मिल रही है सारी की सारी परफेक्ट क्लासेस हैं, सारे के सारे टीचर एकदम परफेक्ट तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप में से जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को
प्रॉपर सब्सक्राइब करके रखें और इस चैनल पर जुड़ जाएं। और विशेष तौर से मेरी क्लास तो आपके लिए रामबाण साबित होगी रोज शाम 4 बजे। कब भैया? रोज शाम 4 बजे आप मेरी क्लास जो एकदम से शानदार तरीके से हो जाएगी। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे अगले सवाल पे। तो मोनाकिया पर्वत कहां पर है भैया? प्रशांत महासागर में हो जाएगा मोनाकिया पर्वत। ये क्या है? सागर के अंदर मौजूद है, याद रख लीजिएगा। कहां पर भैया? ये क्या है? सागर के अंदर मौजूद है मोनाकिया पर्वत। और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? 10,000 से भी ज्यादा इसकी ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, सागर के अंदर मौजूद है, याद रख लीजिएगा, मोनाकिया पर्वत। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच पूर्णिया वाले, शुक्रिया। बाकी के सभी भी मेरे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप से, मेरे नाम से SST बाई अनुपम सर। किस नाम से जुड़ोगे? SST बाई अनुपम सर। मतलब ये नाम आपको याद होना चाहिए, रट लो इसको, SST बाई अनुपम सर, SST में टॉप लेवल की क्लास लेने के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां सवाल देखो कितना बढ़िया सवाल है। 8वां सवाल देखो कितना बढ़िया प्रश्न, इसका जवाब आपको देना है, इसका जवाब आपको देना है। बताओ भैया, फटाफट से जवाब देना, क्या इसका उत्तर हो जाएगा? Which of the following is the highest plateau in the world? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताओ भैया, दक्कन का पठार है, केन्या का पठार है, युगांडा का पूरी पठार है, या तिब्बत का पठार है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसके बारे में आपको जवाब देना है। बताओ भैया, सभी लोग डी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। गीता शर्मा जी, मनीषा, पल्लवी जी, प्रीतांजलि जी, कोकिला वर्मा, ममता रेवरिया जी, थैंक यू वेरी मच। निशा, ओके। अपियरिंग सीटेट वाले क्या 6 से 8 में भाग ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे निशा कुमारी जी, है ना। चलिए, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? आप भी जानते हैं, तिब्बत का पठार क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको विश्व की छत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको विश्व की छत भी बोलते हैं, वर्ल्ड रूप भी इसको हम बोलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम पामीर का पठार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? पामीर का पठार भी बोलते हैं। इसको हम विश्व की छत भी बोलते हैं, इसको हम पामीर का पठार भी बोलते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू प्लेन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एनसीईआरटी किताब की जो थ्योरी दे रखी है, एनसीईआरटी की जो थ्योरी दे रखी है, उसी थ्योरी से क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। बात क्लियर है? समझ रहे? प्रमाणिक चीजें पढ़िए। सीटेट में एसएसटी कई लोग पढ़ाते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में उन्हें सिलेबस ही नहीं पता है। उनको लगता है कि जो ज्योग्राफी किसी और एग्जाम में आती है, जो ज्योग्राफी एसएससी, पुलिस, रेलवे, इन परीक्षाओं में पूछी जाती है, उनको लगता है कि वही ज्योग्राफी और जो है सीटेट में पूछी जाएगी। या उनको लगता है कि जो बिहार की जो परीक्षाएं जो कॉमन जीके जीएस वाली, उनमें जो ज्योग्राफी पूछी जाती है वही सीटेट में पूछी जाएगी। नहीं, सीटेट केवल एनसीईआरटी पर आधारित है, और जिसने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा और एनसीईआरटी को पढ़ करके उस पर क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तब वो पेपर में आते हैं। इसे ऐसा थोड़ी ना है कि सीटेट बेस्ड, एनसीईआरटी पर बेस्ड कोई किताब बना रखी है भैया जिसमें सारे क्वेश्चन दे रखे, नहीं ना, क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं दोस्तों। समझिए इस बात को, प्रमाणिक चीजों को समझिए। तो मैदानों के संदर्भ में अधिकांश मैदान मुख्य नदियों, उसकी सहायक नदियों के कारण बने, जैसे अपने उत्तर भारत का मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ है। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि नदियों के किनारे होते हैं, नदियों से और उनकी जो मिट्टी है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, प्लस नदियों से सिंचाई की चीजें होती हैं। तो बात बिल्कुल सही है, अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी 1 और 2 दोनों इसका कथन सही हो जाएगा। सी यानी 1 और 2 दोनों कथन इसका क्या हो जाएगा भैया? सही उत्तर हो जाएगा। 120 बच्चे अभी क्या देख रहे हैं भैया? लाइव देख रहे हैं, लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम है। लाइक की संख्या इतनी कम क्यों है मेरे प्यारे साथियों? तो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया सभी लोग लाइक कर दो। और कितने लोग हैं आज की क्लास में, मैं देखो बताऊं आपको, बहुत बढ़िया, 17 ऐसे हमारे नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को क्या नहीं किया भैया? सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, विश्वास रखें आप हम पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरा ट्रस्ट रखें। मैं वादा करता हूं आपसे, सीटेट में कंप्लीट बढ़िया कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, कंप्लीट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, इस बात को याद रख लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, लीजिए साहब, यह चैप्टर भी हो गया फिनिश।
छठवां चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब आ गया आपका सातवां चैप्टर आ गया, हमारा देश भारत। सातवां चैप्टर आ गया हमारा देश भारत। बताओ ये सातवां चैप्टर आ गया हमारा देश भारत, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में, हमारा देश भारत सातवां चैप्टर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच रितिका, शुक्रिया। संगीता भारद्वाज एसएसटी बहन पहुंचा, थैंक यू वेरी मच संगीता, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, क्लियर है। तो अब हम अपने देश भारत के बारे में बात करेंगे और स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन, बस कक्षा 6 की एनसीईआरटी फिनिश होने वाली है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी बहुत जल्दी फिनिश होने वाली है। पहले सवाल का जवाब दीजिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से, फटाफट से जवाब दीजिए पहले क्वेश्चन का। बताओ भैया, है ना। कह रहा है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 18 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट, 9 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट, 7 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 38 डिग्री 4 मिनट उत्तर। बताओ, ए जवाब दे रहे हैं सभी लोग, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। बिल्कुल सही जवाब है आपका, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। भारत की अगर हम बात करेंगे इस तरीके से, अगर हम भारत के नक्शे को अगर एक फॉर्मली ऐसे बना दें रफ मॉडल में, तो आप देखेंगे यहां से शुरू अगर करोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहां पे 37 डिग्री 6 मिनट। अगर भारत का देशांतरी विस्तार आपसे पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ए इसका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। समझ में आ गया तो यस लिख दो एक बार, समझ में आ गया तो यस लिख दो एक बार। बताइए कमेंट में आपसे क्यों करवाता हूं, ये आपको एक्टिव रखेंगे। जब आपके हाथ भी चलेंगे, थोड़ा कमेंट में ध्यान भी आएगा, तो एकदम आप एक्टिव हो जाएंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, बता दो, यस कर दो कि हाँ सर क्लियर है। सर ब्लर शो हो रहा है, एक बार अपने इंटरनेट की क्वालिटी को ठीक कर लो। चलिए दूसरे सवालों की तरफ चलेंगे। दूसरा सवाल, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच कितना है। बताओ भैया, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच कितना है। द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स, बिटवीन द लॉन्गिट्यूड, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच कितना है। 65 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 100 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 64 डिग्री 8 मिनट पूर्व से 98 डिग्री 20 मिनट पूर्व, 50 डिग्री 12 मिनट पूर्व से 95 डिग्री 10 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। बताओ क्या इसका उत्तर हो जाएगा, बताओ। अभी मैंने आपको बताया था, डी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग यहाँ पे। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 97 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका जवाब हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बताओ क्लियर भैया, बताओ यहां तक, यहां तक ये बात क्लियर है कि हाँ सर ये बात यहाँ पे समझ में आ चुकी है, इसके बारे में बताइए। क्लियर भैया, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, वेरी वेरी नाइस सर, थैंक यू ममता जी, शुक्रिया, धन्यवाद। आगे बात करेंगे, अगले सवाल। तीसरा सवाल कितना महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर किन राज्यों से होकर के गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पासेस थ्रू विच स्टेट। कर्क रेखा 23.5 डिग्री किन राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक हो गया, चलिए ओके, थैंक यू आकांक्षा। तो क्या हो जाएगा भैया, कर्क रेखा भारत के, आपको पता है कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन से भैया, आप इधर से लेंगे तो पहले तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा, फिर ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर्दी हो गई भाई बड़ी जबरदस्त, बड़ा आज का गड़बड़ मामला है ना। आवाज वगैरह क्लियर है ना, चलो बहुत बढ़िया। चलो आकांक्षा, शिवम तिवारी करिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप सर, थैंक यू मेरी बहन, शुक्रिया, पढ़ते रहो बस एकदम लाइव, मजा आएगा। ठीक है, चलो तो भैया कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है, इसमें देखेंगे तो उपरोक्त सभी से गुजरेगी। वैसे टोटल कितने राज्यों से गुजरेगी, 8 राज्यों से गुजरेगी, लेकिन इसमें सभी है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी राजकुमार जी मैंने छोड़ दिया। ठीक है,
चलो आगे बात करेंगे अगले सवाल का जवाब। चौथा प्रश्न बताएंगे, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? विथ हाउ मेनी कंट्रीज इंडिया टेरिस्ट्रियल बॉर्डर कनेक्टेड। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? 6 देशों के साथ, 5 देशों के साथ, 8 देशों के साथ या 7 देशों के साथ? बताओ भैया। यूपी नहीं है सर, तो यूपी कहां था ऑप्शन में? ऑप्शन में उत्तर प्रदेश कहां था भैया? ऑप्शन में उत्तर प्रदेश कहां है? सर आप कंसेप्ट करवा दिया करो जैसे पहले कराते थे, ठीक है, करा देंगे भैया। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो भारत के 2 तरह के पड़ोसी देश है, एक तो जलीय सीमा वाले, एक स्थलीय सीमा वाले। स्थलीय सीमा वाले देश कितने हैं? 7। कितने भैया? 7। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, इसको अगर आप, अरे है ना, इसको अगर आप ऐसे देखोगे यहाँ पे, जैसे अगर हम ऐसे करके अपना एक भारत देश का एक वैसे थ्योरली सा एक मानचित्र बना लेते हैं, रफली मानचित्र ऐसे, है ना, तो ऐसे अगर हमने इसको बना लिया मान लेते हैं, तो जब आप इसमें यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगी, अफगानिस्तान हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? पूरा चाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा पूरा पूरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो जाएगा? 7 इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका और मालदीव क्या है? जलीय सीमा वाले देश है। कैसे भैया? ये कैसे हो जाएंगे? जलीय सीमा वाले देश हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों? तो ये हो जाएंगे जलीय सीमा वाले देश हो जाएंगे। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे 5वें सवाल के बारे में जवाब दो। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट टेरिटोरी। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? श्वेता किरण जी, इस सैटरडे को या इस संडे को, जो आगामी सैटरडे या संडे आएगा, उस दिन एक मैराथन क्लास लूंगा और उस मैराथन क्लास में क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की फिनिश कर दूंगा। जो क्लास 6 की ज्योग्राफी है उसकी जितनी भी थ्योरी हो सकती है वो पूरी की पूरी थ्योरी आपको करा दूंगा। वो पूरी की पूरी थ्योरी आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए समझ रहे, वो कंप्लीट थ्योरी आपके लिए यहां पर हो जाएगी। कह रहा है यहां पे सवाल कह रहा है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी है? तो स्थलीय सीमा किसके साथ लगेगी? बांग्लादेश, 4096.6 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी भैया? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा हो जाएगी। इस बात को आप यहां पे याद रख लीजिएगा। बात क्लियर है? चलिए ठीक है भैया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है बताओ। 6वें सवाल को पढ़ लो भैया। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर सराउंडेड बाय इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ 3 साइड। बताओ भैया। निधि कुमारी जी, कंसेप्ट पहले करवा देंगे भैया, ठीक है। सर 6th क्लास की हिस्ट्री करवा दी क्या? सर नहीं, अभी नहीं करवाई हनी दैया जी, अभी तो ज्योग्राफी स्टार्ट की हूँ कक्षा 6 की, इसके बाद करवाऊंगा हिस्ट्री या पॉलिटी कोई भी शुरू करूंगा। तो क्या उत्तर हो जाएगा? मणिपुर, असम, सिक्किम या त्रिपुरा। भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं? एक तो त्रिपुरा आपको पता है 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। सिक्किम भी क्या हो जाएगा? 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। अतः उत्तर हो जाएगा 3 और 4। त्रिपुरा 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा तो 3 तरफ से घिरा हुआ, बांग्लादेश से घिरा हुआ। किससे? बांग्लादेश से। और सिक्किम की अगर बात करेंगे तो सिक्किम के साइड में क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। सिक्किम के साइड में क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। सिक्किम के ऊपर क्या हो जाएगा? तिब्बत या चीन हो जाएगा। तो ऐसे यह भी 3 तरफ से घिरा हुआ सिक्किम भी, और ये त्रिपुरा भी 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। जिस सीमा रेखा को हम कहते हैं जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जीरो लाइन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं भैया? शून्य रेखा कहते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। जीरो लाइन या इसको हम क्या कहते हैं? शून्य रेखा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। 7वें प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? कैसे इतने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? 8 हैं, 9 हैं, 7 हैं, 6। अब ये तो मैपिंग का क्वेश्चन है। मानचित्र में भारत को देखिए और उसके राज्यों को देखिए जो सीमा साझा करते हैं। बताओ, जो सीमा साझा वहां पे करते हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बताओ भैया। भारत के कितने राज्य केंद्र शासित कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा
करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, ऊपर से आप देखेंगे मानचित्र में, आप ऐसे लीजिए, मानचित्र बना लीजिए ना। अब ऐसे ऐसी थोड़ी मानचित्र हमने बना लिया। अब यहाँ पे आप देखो, ये तो जम्मू कश्मीर है, इधर देखो आप लद्दाख को देखो, लद्दाख, तो लद्दाख क्या है, पाकिस्तान से भी सीमा साझा कर रहा है और ऊपर उत्तराखंड अफगानिस्तान से सीमा साझा कर रहा है। तो ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है और दो देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। फिर आ जाओ इधर उत्तराखंड में आ जाओ, उत्तराखंड इधर नेपाल से भी सीमा साझा करेगा, चाइना बॉर्डर से भी यहाँ पे क्या करेगा भैया, सीमा साझा करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। फिर इधर आ जाओ, अब सिक्किम में आ जाओ, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, दोनों से सीमा साझा करेगा, इन करेगा, इस बात को बता दो भैया, है ना। फिर इधर सिक्किम के बाद इधर आ जाओ, इस अरुणाचल प्रदेश पे चाइना भी है, इधर भूटान भी है, इधर म्यांमार भी है, दो से अधिक देशों के साथ में सीमा साझा कर रहा है। वो लोग क्लियर है यहाँ पे, है ना। फिर बीच में आपको असम भी ले सकते हो आप, असम में यहाँ पे ऊपर ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। फिर ऐसे करके आप पूरे गिनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी इन राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, सॉरी माफ करिएगा, 7। कितनी हो जाएगी भैया, 7 हो जाएगी। कितने हो जाएंगे भैया, 7 हो जाएंगे। 7 राज्य हमारे ऐसे, 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। ठीक है भैया, चलिए ठीक है, कोई नहीं सत्येंद्र जी, थोड़ा सा पढ़ने की जब तक कोशिश करिए, कंसेप्ट भी आपको करा देंगे। जब तक आप बेसिक क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए, फिर आपको कंसेप्ट भी करवाएंगे। तो भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? हाउ मेनी स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आर देयर विच शेयर देयर बॉर्डर विथ लीस्ट 2 कंट्रीज? बताओ क्या इसका उत्तर हो जाए, भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? बोलो भैया। तो इसका उत्तर हो गया, हो जाएगा सी, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, चलिए। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? विच रिवर फ्लो बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज? विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में और कौन सी नदी बहती है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। बताओ भैया, इसके बारे में आपको क्या देना है भैया, जवाब देना है। ठीक है, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में, तो देखो भारत में विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत के बीच में देखोगे तो विंध्य एवं सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी आपको मिलेगी, नर्मदा नदी। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी आपको मिलेगी भैया, नर्मदा नदी मिलेगी। इसको याद रख लेना, इसको क्या रख लेना भैया, याद रख लेना, इसको याद रख लेना। ठीक है भैया, इसको याद रख लेना। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में जो है कौन सी नदी बहती है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी बहती है, नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की बात करेंगे, 9वां सवाल क्या कह रहा है भैया, तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग तापी रिवर? तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भैया वो सत्य है? तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की खैरा भी यहाँ पे एकमात्र और जो मतलब नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। अच्छी बात है जी। देखो तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से, ये तो ठीक नहीं है ना भाई। पहला तो सही लग रहा है कि तापी नदी जो है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में स्थित है। तापी नदी के उत्तर में अजंता सतमला पर्वत है या नहीं, ये सही नहीं लग रहा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला सही है। अब थोड़ा बहुत तो बेसिक आपको पढ़िए ना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन की देखो मैं बताऊं ना, जो लोग बहुत आसानी आप में से चाह रहे हो, आप में से जो लोग चाह रहे हो कि बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएं, अनुपम सर थ्योरी भी करा दें, थ्योरी भी मेरी समझ में आ जाए, सर अनुपम सर नोट्स भी दे दें, अनुपम सर पीडीएफ भी दे दें, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। है क्या होगा, थोड़ा आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को एक बार थोड़ा समझिए, एक बार पढ़िए तो सही। आप में से चाहे कोई साइंस बैकग्राउंड से, चाहे कोई, एक और मेरे कहने से काम करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, काम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है भैया, जवाब दो। क्लियर है बात, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस बात को यहां पर समझ लीजिएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल क्या कह रहा है। 10वां सवाल कह रहा है, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? बताओ। बृहद हिमालय, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है ना, तो बस देख लो भैया, भाई ट्रांस के बाद बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? डी इसका उत्तर हो जाएगा। समझने का खेल है। क्या हो जाएगा भैया? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिए। क्या हो जाएगा भैया? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है, बताओ।
समझ में आ गया कि नहीं? आगे सारे के सारे सवाल एकदम बढ़िया सवाल है, एकदम बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, चलो बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे 11वें सवाल की तरफ। 11वां सवाल कह रहा नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। ऑब्जर्व द नेम्स ऑफ द रिवर गिवन बिलो। नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उपयुक्त में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो देखो डेल्टा हमेशा कौन सी नदियां बनाएंगी? ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी डेल्टा बनाएंगी, जो अरब सागर में गिरेंगी वो एस्चुरी बनाएंगी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आपको पता है सभी नदियां कहां गिर रही हैं भैया? बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। तो ये सभी नदियां क्या बनाएंगी भैया? डेल्टा बनाएंगी। ये सभी की सभी नदियां क्या बनाएंगी भैया? डेल्टा बनाएंगी। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। SST बाई अनुपम सर के नाम से आप मेरी क्लास यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। 4 बजे मेरी क्लास यहाँ पे लाइव चलती है इस चैनल पर भैया। आप रेगुलर इस चैनल के साथ में जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सेशन को लाइक करिए जिन्होंने अभी तक शायद लाइक नहीं किया है, और रोजाना 4 बजे मेरी क्लास के साथ में आप जरूर जुड़े। बेहतर क्लास है, इससे बढ़िया क्लास कहीं नहीं आपको मिलने वाली, इस बात को यहां पे समझ लीजिएगा। बस क्लास खत्म होने वाली है। 12वें सवाल के बारे में बताइए। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू अबाउट द सुंदरबन डेल्टास। सुंदरबन डेल्टा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है या इस डेल्टा की आकृति कैसे हो जाएगी भैया? त्रिभुजाकार हो जाएगी। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है या फिर भैया इस डेल्टा की आकृति कैसे हो जाएगी? त्रिभुजाकार हो जाएगी। बताओ भैया क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? इस बात को बताएंगे। तो आप बात क्लियर है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे सुंदरबन डेल्टा के बारे में। सी इसका कथन सही हो जाएगा। सी इसका कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? विच आइलैंड ऑफ इंडिया इज अ कोरल आइलैंड। भारत का कौन सा द्वीप जो है और भैया वो प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप है, अंडमान द्वीप है, निकोबार द्वीप है या पंबन द्वीप है? इसका जवाब आपको क्या देना भैया? इसका जवाब आपको ऑफलाइन कमेंट करके देना है। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? यह आज का 13वां सवाल था। और कल की क्लास में जो अंतिम प्रश्न होगा, कल की क्लास में जो होगा वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 8, भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये हमारा 8वां चैप्टर लास्ट होगा। 8 ही चैप्टर है हमारी कक्षा 6 की एनसीईआरटी में। हमारी कक्षा 6 की एनसीईआरटी की अगर बात करेंगे तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी में 8 चैप्टर है। 8वें चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट तरीके से करा दे रहा हूं। फिर मैं क्या करूंगा, 2 सेशन और भी लेके आऊंगा। उन 2 सेशन में एक तो ये जो कक्षा 6 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, कक्षा 6 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, एक तो इसकी थ्योरी पर एक वीडियो बना दूंगा, एक तो इसकी थ्योरी पर एक वीडियो बना दूंगा। और इस कक्षा 6 की ज्योग्राफी से जो टॉप 25 क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, मैंने अब तक तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए भाई। लगभग लगोगे ने आज चैप्टर पे प्रत्येक चैप्टर से अगर 15 सवाल मान लें तो 15 × 120, 15 × 120 ही होते हैं ना। देख लेना, गणित मेरा कमजोर है, ठीक है। तो लगभग अगर 120 सवाल करा दिए होंगे तो इनमें से भी वे टॉप 25 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उनको मैं अलग से एक दिन मैराथन में करा दूंगा, है ना। तो वो भी काम हो जाएगा, ठीक है भैया। जी हाँ, अभी क्या हो जाएगा, 5 बजे सभी लोग आ जाइए। अभी 5 बजे एप्लीकेशन पर फ्री क्लास चल रही है। एप्लीकेशन पर फ्री क्लास चलेगी 5 बजे। 5 बजे एप्लीकेशन पर फ्री क्लास चलेगी जिसमें मैं सीटेट के ऑफलाइन पेपर को डिस्कस कर रहा हूं। सीटेट के ऑफलाइन पेपर को डिस्कस कर रहा हूं। तो आप जो है भैया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन, वो आपको वहां पर हम लोग लाइव पढ़ेंगे अभी एज इट इज 5 बजे, अगले 7 से 8 मिनट के बाद। ऑफलाइन कमेंट जरूर करना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अब इससे आगे आपसे कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।